अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम के पाठ्यक्रम अनुवाद सिद्धांत एवं परंपरा MATS 1 का ये तीसरा वीडियो है और आज की चर्चा का विषय है अनुवाद की प्रकृति। Today we will discuss about nature of translation. This is third video relating to a course pertaining to MA Translation Studies, the course under title Translation Theory and Tradition. The points of discussion are, आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वे हैं ट्रांसलेशन एज ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज, ट्रांसलेशन एज ए साइंस, ट्रांसलेशन एज एन आर्ट, ट्रांसलेशन एज ए क्राफ्ट, ट्रांसलेशन एज ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसलेशन एज न्यू राइटिंग एंड ट्रांसलेशन एज री राइटिंग। तो आज हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वे हैं ज्ञानानुशासन के रूप में अनुवाद, विज्ञान के रूप में अनुवाद, कला के रूप में अनुवाद, शिल्प के रूप में अनुवाद, अनुवाद अनुसृजन के रूप में, पुनर्लेखन के रूप में और नवलेखन के रूप में। तो चर्चा शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू। जैसा हम जानते हैं कि अनुवाद अब एक केवल व्यावहारिक कार्यों को संचालित करने का एक साधन नहीं है। ट्रांसलेशन इज नॉट merely means for communication. It has been extended to a broader area, and now that is dealing with various perspectives that is known as a discipline of studies. अब अनुवाद एक अध्ययन के विषय के रूप में जाना जाता है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसका संक्षेप में परिचय कराना मैं जरूरी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको समझे बिना हम अनुवाद की जो रूपरेखा है उसको सही ढंग से समझ नहीं सकेंगे, उसकी प्रकृति को नहीं समझ सकेंगे। तो मेरा जो अभिप्राय है वो ये जानना है, ये आप लोगों को समझाना है कि जब हम ट्रांसलेशन एज ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज कहते हैं तो हमारा क्या सरोकार है। संक्षेप में हम बता दें कि 1975 में एक सेमिनार में चर्चा हुई कि ट्रांसलेशन को क्या कहा जाए। इसके पहले ट्रांसलेटोलॉजी और ट्रांसलेशन जैसी संज्ञाएं अनुवाद के लिए दी जाती थी। कुछ लोग ट्रांसलेशन को स्वतंत्र रूप से विधा मानने के लिए तैयार नहीं थे, एक अध्ययन के विषय मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब उस संगोष्ठी में एक पत्र पढ़ा गया, नेम एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, अब इस संगोष्ठी में एक दूसरा प्रस्ताव आया, गोल ऑफ द डिसिप्लिन, ट्रांसलेशन स्टडीज गोल ऑफ द डिसिप्लिन। तो जेम्स होल्म्स और एंड्रे लेफेयर, इन दोनों लोगों ने इस विषय को मान्यता दिलाने का प्रयास किया और एक ही संगोष्ठी में ये बात सामने आई थी, तो इसलिए दोनों को श्रेय देना उचित होगा। लेकिन ये बात सही है कि कालांतर में सबसे ज्यादा योगदान एंड्रे लेफेयर का रहा, तो इसलिए ट्रांसलेशन स्टडीज का नामकरण या क्वाइनिंग द टर्म, द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू एंड्रे लेफेयर, though there has been evidences that James Holmes also contributed to a large extent. तो इस संदर्भ में हम समझने की कोशिश करें। अब जब हम अनुवाद को एक अध्ययन का विषय बताते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अंतर क्या है? अंतर ये है कि अनुवाद अब केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाने वाला कार्य नहीं रह गया।
It is not merely an act of linguistic exercise. अब ये उससे आगे बढ़ गया और इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि अनुवाद की परिधि बढ़ी है, उसकी व्यापकता बढ़ी है और उसकी मान्यता बढ़ी। कैसे बढ़ी है? वो इसलिए कि अब ट्रांसलेशन स्टडीज एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया है, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज। अब किसी का अनुषंग नहीं रह गया है, अब किसी का एक पार्ट बन करके नहीं रह गया है, एक एलिमेंट बन करके नहीं रह गया है। पहले क्या था? पहले ये लिंग्विस्टिक्स का, भाषा विज्ञान का एक हिस्सा था, कभी ये कंपैरेटिव लिटरेचर अर्थात तुलनात्मक साहित्य का एक हिस्सा था। अब ये स्वतंत्र जब ज्ञानानुशासन बन गया तो वो उसी रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है जैसे अध्ययन का कोई भी अन्य विषय। और इस दृष्टि से हम देखें तो अनुवाद की जो महत्ता है वो ज्यादा स्थापित हो गई। अब उसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जाने लगा है और उसे कल्चरल स्टडीज, उसके अलावा उसे लिंग्विस्टिक्स, उसे कंपैरेटिव लिटरेचर, इन सब के साथ जोड़ करके देखा जाने लगा है, समझा जाने लगा है। और इस दृष्टि से हम कहें तो अनुवाद की महत्ता बढ़ी है। अब अनुवाद और अनुवाद अध्ययन में अंतर भी होने लगा है। जैसे किसी कार्यालय साहित्य का जब हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ ट्रांसलेशन स्टडीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम अनुवाद को एक व्यापक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, जब हम यूनिट, ट्रांसलेशनल यूनिट को जब कल्चर के रूप में देखते हैं, यानी अनुवाद की इकाई जब संस्कृति हो जाती है, जब अनुवाद की इकाई किसी देश और भाषा का एक बृहद परिप्रेक्ष्य हो जाता है, इसके नुआंसेस पर वेरियस हो जाते हैं, जब उसके एम्बियंस बढ़ जाता है, तब ट्रांसलेशन एक एक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सचेंज नहीं रह जाता। इस रूप में अनुवाद अध्ययन के रूप में अनुवाद की महत्ता बढ़ी है और हम समझने की कोशिश करें कि अनुवाद एक ज्ञानानुशासन के रूप में उभरा है। यही नहीं, जब कल्चरल टर्न इन ट्रांसलेशन पद का प्रयोग किया ट्रांसलेशन हिस्ट्री एंड कल्चर नामक पुस्तक में एंड्रे लेफेर ने, तो उन्होंने ये स्थापित किया कि अनुवाद कार्यों में एक सांस्कृतिक मोड़ आ गया है। और ये सांस्कृतिक मोड़ कैसे आता है? ये सांस्कृतिक मोड़ इस रूप में आता है जब हम किसी गतिविधि को संस्कृति के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश करें, यानी अनुवाद करते समय अनुवाद के शब्द की संस्कृति से हम उसका जुड़ाव समझने की कोशिश करें। अब दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है, दूसरी चीज क्या है कि अनुवाद एक विज्ञान है। ट्रांसलेशन इज ए साइंस। ये विज्ञान क्यों है, कैसे है, कौन मानता है? तो अनुवाद को विज्ञान समझने का जो प्रस्ताव किया था 1960 के दशक में एक पुस्तक आई थी, टुवर्ड्स साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग, और इस पुस्तक के लेखक थे यूजिन नाइडा। यूजिन नाइडा ने अनुवाद करते समय देखा, बाइबल के ट्रांसलेशन के साथ उन्होंने समझने की कोशिश की कैसे साइंटिफिक टेम्पर से ट्रांसलेशन किया जाता है। व्हाट इज एग्जैक्टली साइंस? वास्तव में विज्ञान है क्या? तो विज्ञान में हम क्या देखते हैं? एक तो सुव्यवस्थित प्रयोग होता है, हम देखते हैं कि अच्छी तरह परीक्षण उसका होता है, हम ये देखते हैं कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच देखा जाता है, उसका एक मैनरिज्म होता है। तो क्या ट्रांसलेशन में ये सब है? और जो यूजिन नाइडा का मत है वो ये कि इसमें ये सारी बातें मौजूद है। कैसे मौजूद है? जब हम किसी वाक्य का अनुवाद करते हैं, जब हम किसी गद्यांश का या पाठ का अनुवाद करते हैं, तब हम देखते हैं कि जैसे वैज्ञानिक सुव्यवस्थित ढंग से एक प्रयोग करते हुए और किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है, तो हम पाते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया में भी वही पद्धति अपनाई जाती है। वो ऐसे ही उपयोगी होता है जैसे विज्ञान के कार्य, और उसमें भी एक फॉर्मुलेटिव अप्रोच होती है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है और एक डिफरेंट आउटकम होता है।
ये ट्रांसलेशन की जो विशेषताएं हैं ये उसे विज्ञान के निकट ले जाती है। लेकिन अब हमें यह भी समझने की जरूरत है कि क्या वो सचमुच विज्ञान है। तो जाहिर सी बात है कि वो उस अर्थ में विज्ञान नहीं है जैसे कोई नेचुरल साइंस हो या इवन कोई बिहेवियरल साइंस हो। ये उससे थोड़ा सा भिन्न है। यानी विज्ञान की प्रयोगशाला में जैसे प्रयोग करने के बाद एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, विज्ञान की तरह वैसी पद्धति अपनाने के प्रयास में तो अनुवादक लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद वैसी सार्थक परिणति नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसकी प्रक्रिया और उसकी प्रकृति भिन्न है। क्योंकि विज्ञान में जैसे दो एलिमेंट्स मिलकर के तीसरा एलिमेंट्स बन जाता है, ये उसका डेफिनेट और डिफाइंड आउटकम होना निश्चित है, सुनिश्चित उसका फलितार्थ आना संभव है। अनुवाद में वैसा सुनिश्चित फलितार्थ संभव नहीं। तो ये इसकी लिमिटेशंस ऑफ ट्रांसलेशन एज ए साइंस कह सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। इसमें भी टेक्निक अपनाई जाती है और यहाँ तक कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो हम देखते हैं कि कैसे एक भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जो है वो एक निश्चित निष्कर्ष और मानक के आधार पर अनुवाद किया जाता है। कार्पोरा बिल्डिंग की बात करें या फिर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें, NLP की बात करें, तो ये सब जो पद्धतियां होती हैं ये उसे विज्ञान के निकट ले जाती है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि वो उस तरह का विज्ञान नहीं है जैसे दो केमिकल के मिला करके और तीसरा एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाए। तो वो इस तरह से उपयोगी तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी अनुप्रयोग की क्षमता है और इसमें बहुत सी तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। सिस्टमेटिक अप्रोच इसे साइंस के निकट ले जाता है। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन एज एन आर्ट। तो क्या अनुवाद कला के रूप में सुस्थापित है? जब हम कहते हैं अनुवाद एक कला है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सीधा ये है कि ट्रांसलेशन में जो लिबर्टी ली जाती है, जो एक आर्टिस्ट अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करता है, जो है वो अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा का उपयोग उसमें करता है और एक पर्सनल टच देता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में, संस्कृत से जुड़ी हुई रचनाओं के अनुवाद में या एक संवेदनशील पाठ के अनुवाद में अनुवादक अनुवादिका उसी तरह के एक आर्टिस्टिक आउटकम को लाने की कोशिश करता है। इस दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि अनुवादक अनुवादिका अपनी वैयक्तिकता को उसमें निष्णात कर देता है, उसकी छवि को उसमें शामिल कर देता है और इसके तहत हम पाते हैं कि उसे काफी हद तक सफलता भी मिलती है। और इसीलिए जब हम ट्रांसलेशन को एक भिन्न रूप में देखते हैं, उसको ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो है एक डेफिनेट टेक्स्ट से अलग हो जाता है, वो एक तरह का लिक्विड टेक्स्ट जब बन जाता है, यानी तरल पाठ जब बन जाता है, उसमें रूपांतरण होता रहता है, तो इस प्रक्रिया के तहत हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन एक आर्ट है। ट्रांसलेशन इज एन आर्ट। क्यों? क्योंकि उसमें जो हम पाते हैं कि अनुवादक अनुवादिका अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का, अपनी वैयक्तिक क्षमता का, इंडिविजुअल टैलेंट का जिस तरीके से एक्सप्रेशन करता है, उससे पता चलता है कि क्या ट्रांसलेशन एक बृहद पैमाने पर, बृहद परिप्रेक्ष्य में फलीभूत हुआ है, नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त हम पाते हैं कि ट्रांसलेशन का जो पैराडाइम है वो कितना लिबरल टेक्स्ट ले जाता है। इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करें कि जैसे हम चर्चा करते हैं कि ऑक्टेवियो-पाज एक रचनाकार हैं और चिंतक हैं। उन्होंने कहा ट्रांसलेशन क्या करता है? ट्रांसलेशन क्या करता है? इट लिबरेट्स फ्रॉम द कन्फाइन ऑफ द ओरिजिनल। ये मौलिक सीमाओं से उसे मुक्त करता है, ये मुक्त की यात्रा है। इसी तरह एक दूसरे चिंतक हैं, वो चिंतक हैं वाल्टर वेनेमैन।
वाल्टर बेंजामिन जब टास्क ऑफ ट्रांसलेटर में बताते हैं कि अनुवादक की क्या भूमिका है, उसकी क्या क्षमता, उसका क्या कार्य है, तब हम पाते हैं कि वो ये सूचित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो एक आफ्टर लाइफ ले आता है, यानी किसी कृति को नई जिंदगी दे देता है, उसे नए आलोक में, नई काया में प्रवेश करा देता है। और ये कायांतरण की प्रक्रिया, ये पुनर्जीवन की प्रक्रिया एक बहुत ही सुस्वादु ढंग से प्रस्तुत होती है, बहुत अच्छी तरह से जो उसमें जो उसकी क्षमता है, उसकी प्रतिभा है, उसका निखार आ जाता है, और अनुवादक की जो विशिष्ट प्रतिभा है उसका भी उससे पता चलता है। तो हमने देखा अनुवाद ज्ञानानुशासन के रूप में, अनुवाद विज्ञान के रूप में और अनुवाद कला के रूप में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक शिल्प के रूप में अनुवाद क्या करता है। शिल्प मतलब, शिल्प का अर्थ है क्राफ्ट। क्राफ्ट एक क्राफ्टमैनशिप जैसे होती है, वो जो शिल्पकारी है, वो पच्चीकारी कैसे उसमें दिखाई देती है, अनुवादक के गुणों और उसकी क्षमता के आधार पर यह पता चलता है। कैसे पता चलता है, इसको हम समझने की कोशिश इस तरीके से करें। वो क्या है कि अनुवादक जो है अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार और अपने प्रशिक्षण के अनुसार, ट्रांसलेशन की ट्रेनिंग, ट्रांसलेटर की ट्रेनिंग जैसे दी जाती है, की जाती है, तो वो स्किल ओरिएंटेशन कैसे हो जाता है। इसलिए ये स्किल्ड आर्ट है, एक तरह के कुशल होने की प्रतिभा का ये प्रसारण करता है, कुशलता का मानक भी इससे पता चलता है। जब कोई अनुवादक, अनुवादिका उसमें अपने निजी गुणों का, अपनी उस छाप को छोड़ता है जिसका प्रशिक्षण उसने लिया होता है। कैसे लिया होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रांसलेशन में ये माना जाता है, एक सोर्स लैंग्वेज होती है, एक टारगेट लैंग्वेज होती है, यानी एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। अब स्रोत भाषा के पाठ को लक्ष्य भाषा तक पहुंचाना है, यानी लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचाना है। टारगेट ऑडियंस क्या है, इस टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए जरूरी है कि टारगेट कल्चर को समझना। टारगेट कल्चर को समझने के लिए जरूरत है कि टारगेट एम्बियंस को समझना, उनकी लैंग्वेज को समझना, उनके नेचर को समझना और उनके कल्चर को समझना। ये जब ये सारी चीजें जब समझ लेंगे तो क्या करेंगे, हम एक डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी युक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कुशल कारीगर जिसका सही ढंग से उपयोग करता है। तो ट्रांसलेशन एक तरह की जो है क्राफ्ट है, क्राफ्टमैनशिप वो दिखाना जरूरी हो जाता है। ट्रांसलेटर कैसे उस क्राफ्टमैनशिप को दिखाएगा, इसको समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए यह जरूरी है कि वो किस तरह से अपनी विशिष्ट प्रतिभा को विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से, प्रविधियों के माध्यम से, डिवाइसेस के माध्यम से वो अपनाने की कोशिश करता है। अब हम एक अन्य पक्ष की ओर चलते हैं, वो है कि ट्रांसलेशन एज ट्रांसक्रिएशन, एक पुनर्सृजन के रूप में होगा। पुनर्सृजन क्या है, मतलब कि जो अनुसृजन कहें या पुनर्सृजन कहें, रिक्रिएशन एंड ट्रांसक्रिएशन, ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो जब हम ट्रांसक्रिएशन कहते हैं तो हमारा अभिप्राय है कि ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जो स्रोत भाषा में लिखी गई इकाई है, ये यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन है, वो क्या है, वो एक पाठ के रूप में जब लक्ष्य भाषा में आती है तो भिन्न प्रकृति ग्रहण कर लेती है। लेकिन वो कितनी भिन्न है इसका पता इस तरह से चल जाता है कि उसमें नई संभावनाएं, नई कोपलें तो निकलती हैं, लेकिन ये भी पता होता है कि एक तरह की हाइब्रिड कल्चर उसमें दिखाई देती है, यानी एक तरह की संकरण की प्रवृत्ति उसमें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ स्पष्ट रूप से ये देखा जाता है कि जो अनुवाद है, अनुवाद कार्य के दौरान कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें मूल भाषा के तत्व तो विद्यमान हैं, लेकिन कुछ नई संभावनाएं उसमें दिखी हैं, कुछ नए अंकुर खिले हैं
कुछ नई कोपलें उगी हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये एक नई भाषा की ओर, नई भाषा में नई रचना की प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसीलिए वो ट्रांसक्रिएशन है। लेकिन ये कैसा ट्रांसक्रिएशन है, वो किस तरह का वैभिन्न उससे रखता है मूल पाठ से, इसको भी समझने की जरूरत है। और इस प्रक्रिया में हम देखते हैं ये जो ट्रांसक्रिएशन है, ये किस तरह से मूल पाठ से भिन्न होता है, नया पाठ कैसे प्रस्तुत करता है। और इस ट्रांसक्रिएशन में हम ये भी देखें कि क्या जब हम किसी रचना को दूसरी भाषा में पढ़ते हैं तो क्या वो ट्रांसक्रिएशन होता है। उदाहरण के लिए हम देखें, कुछ उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भगवत गीता है, वो संस्कृत में लिखी गई, लेकिन जब हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में या दूसरी दुनिया की भाषाओं में जाती है तो कितनी भिन्नता के साथ वो पहुंचती है, कितना मूल भाव उसमें रहता है, और अनुवादक अनुवादिका ने कितनी छूट ली है, इसके आधार पर पता चलता है कि ये ट्रांसक्रिएशन है। लेकिन इससे भी अच्छा रोचक उदाहरण ये हो सकता है कि क्या ट्रांसक्रिएशन में हम जैसे कहें कि मधुशाला, ये उमर खयाम की रियायत रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद है, लेकिन क्या उसी तरह अनुवाद है? क्या रुबाइयाँ वैसी है जैसे वहाँ थी? शायद नहीं। इसीलिए वो अनुसृजन भी कहा जाता है, ट्रांसक्रिएशन है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और एक उसका शिल्प, उसकी ढांचा, उसकी लिपि और उसका आकार बदल गया। लेकिन अब हम समझने की कोशिश करें कि ट्रांसक्रिएशन से भी आगे 2-3 और नई चीजें होती हैं। एक है रीराइटिंग। रीराइटिंग मतलब पुनर्लेखन, और पुनर्लेखन शब्द जो है ये दिया एंड्रे लेफेयर ने। एंड्रे लेफेयर जब कहते हैं कि ट्रांसलेशन एक रीराइटिंग है, तो रीराइटिंग का मतलब क्या है? जो टेक्स्ट होता है, अनुवाद करते समय उस पाठक उसको अपने ढंग से समझता है, फिर इंटरनलाइज करता है, आत्मसातीकरण करता है, उसका आभ्यंतरीकरण करता है, अपने मन में ले जाता है, और फिर जो छवि वहां उभर करके आती है वो एक भिन्न छवि हो जाती है, एक नई रचना बन जाती है। इसलिए वो फिर से लिखा गया एक साहित्य हो जाता है, और इस अर्थ में वो रीराइटिंग हो जाता है। तो रीराइटिंग की जो लेफेयर की परिभाषा है, उसका सीधा सरोकार ये है कि वो वैसी की वैसी रचना नहीं रह जाती है जैसी मूल भाषा में लिखी गई थी। इसको हम दूसरे ढंग से कहें तो क्या हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए मलिक मोहम्मद जायसी ने, हिंदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो सूफी काव्य लिखा, तो क्या सूफी चेतना की जो भावना थी वो उसमें उसी रूप में दिखाई थी? शायद नहीं। वो लिखने की प्रक्रिया में बिल्कुल अलग हो गई है। तो एक तरह का नवलेखन, पुनर्लेखन कहलाता है, रीराइटिंग कहलाता है। और इसको अन्य उदाहरणों से भी समझा जा सकता है। सभी भारतीय भाषाओं में ही नहीं, विदेशी भाषाओं में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिससे पता चलता है कि वो रीराइटिंग है। अभी विलियम जोन्स के ट्रांसलेशन की बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो एक तरह की रीराइटिंग है। वो कितनी सही है गलत है ये अलग विचार का विषय हो सकता है, अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से रीराइटिंग। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन एज न्यू राइटिंग। ये अनुवाद नवलेखन के रूप में। नवलेखन कैसे कहलाता है और इसको किसने परिभाषित किया? इसको परिभाषित करने वाले सुजीत मुखर्जी हैं। सुजीत मुखर्जी बताते हैं ट्रांसलेशन एज न्यू राइटिंग। वो न्यू राइटिंग क्यों होती है कि वो अपना रूप, आकार, सब कुछ बदल देती है। अब एक दो उदाहरणों से हम इसको समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण का जो प्रसंग है वो क्या तुलसी के रामचरितमानस में वैसे ही है, या कंबन के रामायण में वैसे ही है, या कृतिवास रामायण में वैसा ही है? शायद बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल अपनी अपनी भाषाओं की स्वतंत्र और मौलिक रचना के समानांतर है। तो इसलिए उसको हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन एज न्यू राइटिंग। बिल्कुल नई रचना है, नई कृति बनकर के सामने आती है, जिसको इस बात का ध्यान नहीं है कि उसका मूल आधार क्या है, तो वो
विश्वास ही नहीं कर सकेगा कि ये नई रचना नहीं है। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं कि ट्रांसलेशन एज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब ऐसा लगता है कि उसमें नई बात जोड़ दी गई है जो कभी थी ही नहीं। उदाहरण के लिए, जब हम रामायण के प्रसंगों की ही चर्चा कर रहे थे, उसको ही देखें तो ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिससे पता चलता है कि अनुवाद एक ऐसी प्रकृति के रूप में सामने आता है जो अनुदित कृति है, वो स्वतंत्र इकाई बन करके सामने आती है। तब लगता है कि ट्रांसलेशन वही नहीं है जो अपनी मूल रचना में थी, वो एक नई सर्जना लेकर के आती है, रिक्रिएशन हो जाता है। अब रिक्रिएशन जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि कैसे रिक्रिएशन ये होता है और इसको कैसे आफ्टर लाइफ कहा वाल्टर निबन ने, तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि एक भाषा की रचना जब दूसरी भाषा में जाती है तो उसके स्वर, यंत्र, प्राण, वायु इत्यादि सब कुछ बदल जाती है और उस बदली हुई भूमिका में वो बिल्कुल एक पुनर्सृजन हो जाता है, एक नया क्रिएशन हो जाता है। उसमें नए व्यंजन सामने आते हैं, उसका आलोक बदलता है, उसकी प्रकृति बदलती है। और इसलिए हम देखें तो ट्रांसलेशन एक न्यू क्रिएशन के रूप में सामने आ जाता है, पुनर्सृजन के रूप में सामने आ जाता है। वैसे ही जैसे किसी बीज को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो ये ट्रांसलेशन एज ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। ट्रांसप्लांटेशन के क्रम में एक नई ऊर्जा के साथ एक नई फसल तैयार होती है और वो उस फसल को हम समझने के लिए कहें तो एक तरह का रिक्रिएशन होता है। उसको रिकल्टिवेशन का एक जो प्रोडक्ट है उस रूप में अनुवाद दिखाई देता है। तो आज हमने चर्चा की अनुवाद की प्रकृति के विषय में, और अनुवाद की प्रकृति के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए हमने बताने की कोशिश की कि अनुवाद एक ज्ञानानुशासन के रूप में कैसे स्थापित हुआ, अनुवाद विज्ञान के रूप में कितना सबल है और उसकी क्या सीमाएं हैं, अनुवाद कला के रूप में कितना महत्वपूर्ण है और कितनी कलात्मकता उसमें नहीं है। ये भी एक प्रश्न है कि वो पूरी तरह से कलाकृत नहीं बन सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि उसमें सृजनात्मकता की संभावनाएं हैं। वो नवलेखन है, वो पुनर्लेखन है, वो ट्रांसक्रिएशन है यानी अनुसृजन है, और वो पुनर्सृजन है। इन सभी पक्षों को सामने रखते हुए हम समझ सकते हैं कि अनुवाद बहुआयामी प्रकृति का है। उसे किसी एक सीमा परिधि में संकुचित करना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन किसी एक के साथ साथ जुड़ करके एक साथ वो सभी भूमिकाएं भी नहीं निभा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी उसकी सीमाएं भी हैं और थोड़ी संभावनाएं। इसलिए अनुवाद अपनी बहुप्राकृतिकता के कारण एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण तथा उपयोगी अध्ययन विषय है। तो आज की चर्चा को